Hello बच्चों, welcome to Dakshina's East Classroom channel. My name is Sonal Pratap Singh and I'll be teaching you inorganic chemistry. ठीक है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं. ठीक है ना? बहुत कुछ रटना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत एक्सेप्शन टर्म्स आते हैं, तो वर्ड यूज किया जाता है एक्सेप्शन, है ना? तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं. ठीक है, आई ट्राई कि आपको ये चीज़ समझ आए, है ना? एंड कोशिश करेंगे कि मैं जब टॉपिक खत्म करता हूँ और जब मैं सिलेबस खत्म करता हूँ तो आपसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुए और आपको इनऑर्गेनिक से बेटर और कोई टॉपिक ना लगे. ये मेरी कोशिश रहेगी, है ना? तो आज जो हम इनऑर्गेनिक का पहला टॉपिक, क्योंकि पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक का जो पहला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे पीरियोडिक टेबल. राइट? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इज द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है और बहुत ही जनरल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन भी आता है इससे, और अगर इसमें कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा और आप आसानी से उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है. ठीक है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर आप पेपर के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता है. एंड 1 to 2 क्वेश्चंस मींस 3 to 5 नंबर्स. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 नंबर्स में बहुत रैंक्स शिफ्ट हो जाती हैं. तो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, आसान क्वेश्चन आएगा, समझना है. ठीक है, क्योंकि आगे चल के इनऑर्गेनिक में यही टॉपिक आपकी बहुत मदद करेगा. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी. ठीक है, अब आज के टॉपिक के बाद जो हम आज शुरुआत करेंगे, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, तो हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे इसकी हिस्ट्री से, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री से. क्यों हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं बेटा? हिस्ट्री से हम इसलिए शुरुआत करें बेटा कि आपको मेरे को इस टॉपिक में 2-3 चीजें आपको समझानी है. ठीक है, एक तो हो गई आपकी कि हम कहां से इनिशियली स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल और अब कहां पर आके रुके हैं, क्यों हमने उन चीजों को डिस्कार्ड किया जो पुरानी चीजें थी, और क्यों हम अभी जो रिसेंटली पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक तो ये चीज समझनी जरूरी है. दूसरी चीज समझनी जरूरी है, और ये चीज अपनी लाइफ में जरूर रखना. ठीक है, कि एक आपकी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ऐसे ही मैं इनऑर्गेनिक के लिए बात करता हूं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लिए बात करता हूं कि पीरियोडिक टेबल वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ठीक है, it is hard work of a lot of scientists through which we could make a periodic table which satisfies and justifies each and every property of the elements. So ये एक हार्ड वर्क है जो आपको अपनी लाइफ में जरूर रखना है कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, ठीक है ना, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे. हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है. यू नीड टू बी परसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, एंड सक्सेस विल ऑलवेज फॉल ऑन योर वे. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि पीरियोडिक टेबल याद रखिए. अगली बार अगर कोई आपसे पूछे तो ये चीज याद रखनी है कि आपको ये नहीं बोलना रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. आपको ये बोलना है कि पीरियोडिक टेबल वाज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड देयरफॉर वी विल कीप वर्किंग हार्ड, वी विल कीप इंप्रूविंग एंड डेफिनेटली विल गेट सक्सेस. ठीक है, तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरा सिलेबस आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, फिजिकल या इनऑर्गेनिक, बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप इंप्रूविंग एंड डेफिनेटली आपके पास सक्सेस जरूर मिलेगी. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें. ठीक है, तो आज हम विदाउट एनी डिले, ठीक है, अब शुरू करते हैं हम पीरियोडिक टेबल. और पीरियोडिक टेबल में हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. पहली चीज जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल शुरुआत कब हुई, ठीक है, क्यों पीरियोडिक टेबल हमें बनाना जरूरत पड़ा, ये जानना जरूरी है हिस्ट्री जानने से पहले. अब इसको इस तरह से देखिए कि आपके पास अगर आपको वेजिटेबल लेनी होती है आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं. अगर आपको फ्रूट्स लेने होते हैं तो फ्रूट्स वेंडर के पास जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि वेजिटेबल वेंडर के पास फ्रूट्स लेने जा रहे हैं एंड फ्रूट्स वेंडर के पास वेजिटेबल लेने जा रहे हैं. राइट, विच मींस आपने क्लासिफाई कर रखा है कि ये वेजिटेबल वेंडर और ये फ्रूट वेंडर. राइट, वही चीज पीरियोडिक टेबल में आप जब किसी चीज को क्लासिफाई कर देते हैं ना तो आपके लिए आसान हो जाता है. ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिक हो जाता है, यार अच्छा इस जगह पे ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे इन प्रॉपर्टीज के साथ, दूसरी जगह पे दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ. ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल क्या है कि उन जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से हम अरेंज करें कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ सकें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आप केमिस्ट्री की भाषा में समझाते हैं कि आपके पास एक सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अगर मेरे को उनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है तो सोडियम के ऊपर एक बुक बन जाएगी, पोटेशियम के ऊपर एक बुक बन जाएगी. राइट, और फिर मैं इनको कंपेयर करते बैठूं, या फिर इनको मैं एक पीरियोडिक टेबल में रख दूं जहां पर मैं आराम से इसको क्लासिफाई करके देख सकता हूं. अच्छा ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं या दोनों अलग अलग ग्रुप में आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी.
ठीक है, तो ये चीज समझनी जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हमारे लिए हमारा काम आसान हो जाए, सिंप्लीफाइड थिंग्स हो जाए। हम एज अ ह्यूमन रेस क्या चाहते हैं, हम एज अ ह्यूमन रेस हमेशा ये चाहते हैं कि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकें, कॉम्प्लिकेट करने की जगह सिंप्लीफाई कर सकें, और जितनी सिंप्लिसिटी किसी चीज में आएगी उतना ही आसान वो चीज हो जाएगी, राइट। तो पीरियोडिक टेबल बनाने का रीजन ये था कि हम किसी भी क्लासिफिकेशन को या एलिमेंट्स को इस तरह से रखें कि उनको सिंप्लीफाई कर सकें, और जब हम उनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो हमें आसानी से चीजें समझ आने लगेंगी, या आसानी से हम कंपैरिजन कर सकेंगे, या आसानी से हम बता सकेंगे अच्छा ये प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट यहां पाया जाता है, और इस वजह से पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। बट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल शुरुआत हुई थी 1870 से, और 1870s में एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने किया था वो थे लेवोइसियर। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, लेवोइसियर ने क्लासिफिकेशन दिया था। लेवोइसियर ने क्या बोला, लेवोइसियर ने बोला देखो एलिमेंट्स हमारे पास, अब अगर एलिमेंट्स हैं तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास एलिमेंट्स हैं, उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट वो जो मेटल कहलाएंगे, और वो जो नॉन मेटल कहलाएंगे। तो मैं एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, ये हार्ड होगा, ठीक है, इसके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, और यूजुअली ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये ना, ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टीज होंगी। जब मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं तो नॉन मेटल्स की क्या होगा कि ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, थर्ड सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म्स में पाया, ठीक है ना। तो हमने उसने कहा कि एलिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एक है हमारे पास मेटालिक पार्ट, एक है हमारे पास नॉन मेटालिक पार्ट। मेटालिक में क्या होगा, मेटालिक में वो एलिमेंट्स आएंगे जो हार्ड होंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, या फिर जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, है ना। और नॉन मेटल्स में कौन आएंगे, नॉन मेटल्स में वो आएंगे जो सॉफ्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, या सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया हो गया, ठीक है, इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन गलती हो गई यार, हमने जब इस लेवोइसियर ने क्लासिफिकेशन किया था तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स नहीं थे, और उन सारे एलिमेंट्स ना होने का गलती क्या हुई कि इसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर दिया, फिर यार एक बीच में एक और एलिमेंट आ गए कुछ टाइप, जिन तो जो थे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आ गए। अब जब मैं मेटलॉइड्स की बात करता हूं तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है, दोनों से इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो कहां रखें, ना ही इनको मैं मेटल में रख सकता हूं, ना ही इनको मैं नॉन मेटल में रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि भैया अगर मैंने इसको मेटल्स में रखा तो ये सीधा बोलेगा यार मेरी प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल से भी मिलती है, और अगर मैंने नॉन मेटल्स में रखा तो ये फिर बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी तो मेटल में मिलती है। तो ये खुद ही अनडिसाइडेड था कि ना ये मेटल्स में जा सकता है या नॉन मेटल्स में जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत। क्लासिफिकेशन क्या हो गया, नल एंड वॉइड। क्यों नल एंड वॉइड हो गया बेटा, क्योंकि आपने जो इनिशियल क्लासिफिकेशन किया था, जो दो पार्ट्स में आपने एलिमेंट्स को बांटा था, वहां पर तीसरे एलिमेंट्स भी आ गए। अब इसको कहां रखो, एक नया प्रॉपर्टी बना दो, ठीक है। उस समय तो हमने मेटलॉइड्स नाम दिया ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ना ही ये मेटल्स के पार्ट थे ना ही नॉन मेटल्स के पार्ट थे। तो मेटलॉइड आया था ना, हम इन दो में इनको रख नहीं सकते थे, और अगर हम इन दो में इसको रख नहीं सकते थे, विच मींस लेवोइसियर क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है इसमें, गलत। क्यों गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि मेटलॉइड्स को आप ना ही मेटल्स में रख सकते हो ना ही नॉन मेटल्स में, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती है। बात समझ आती है। तो इस वजह से लेवोइसियर का क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत। चलिए ठीक है, लेवोइसियर का गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लेवोइसियर क्लासिफिकेशन गलत होने के बाद एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन था वो है डॉबनियर्स क्लासिफिकेशन। हमारे पास है डॉबनियर्स क्लासिफिकेशन, या इसको बोलते हैं डॉबनियर्स ट्रायड, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ना लिख के इसमें लिखते हैं डॉबनियर्स ट्रायड, बोलते हैं डॉबनियर्स ट्रायड। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आया डॉबनियर्स ट्रायड। अब एज द नेम सजेस्ट, जैसे जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ट्रायड है, ट्रायड का मतलब
ग्रुप ऑफ थ्री। ट्रायड का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है। तो जैसा नेम सजेस्ट करता है ग्रुप ऑफ थ्री, वैसे ही इसका क्लासिफिकेशन है। तो उसने क्या किया, he arranged the elements in group of three. He arranged the elements in group of three, जैसे x, y and z, ठीक है। He arranged the elements in group of three, x, y, z, ठीक है। ग्रुप ऑफ थ्री में इसको अरेंज किया और इसने बोला कि the molecular mass of the central atom या element, the molecular mass of the central element will be the average molecular mass of the first and the last element. What he said was the molecular mass of central element will be the average molecular mass of first and the last element, ठीक है। तो उसने बोला कि यार हम इसको ग्रुप ऑफ थ्री में बांटते हैं। ग्रुप ऑफ थ्री में हम ये कह देंगे कि जो सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूलर मास है will be average of first and the last elements molecular mass। तो उसने बोला कि molecular mass of, ठीक है। तो उसने इनको डोमिनेंट ट्रायड्स ने क्या बोला, डोमिनेंट ट्रायड ने क्या बोला, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रायड ने बोला कि हम वी कैन अरेंज इट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री। हम कैसे अरेंज कर सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ थ्री, जैसे x y z, इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं x y and z। एंड ही सेड वाज दैट द एटॉमिक मास of the central element, the atomic mass of the central element will be the average atomic mass of the first and the last element. He said the atomic mass of the central element will be the average atomic mass of the first and the last element, ठीक है। तो उसने बोला कि आपका जो atomic mass of central element है, atomic mass of y है, will be equal to atomic mass of x plus z, इन दोनों का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस विल बी द एटॉमिक मास ऑफ y, तो बहुत सिंपल है, ट्रायड में कन्वर्ट कर दो और उसका सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एंड द लास्ट एटम के बराबर होगा, एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 7 + 39 = 46, उसको मैं ट्वाइस से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा 23, उसके ट्वाइस से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा 23। तो बात सही हो गई यार, ये तो बात सही होगी कि फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर मैं ऐड करके उसको डिवाइड करता हूं 2 से तो मेरे को सेंट्रल एटम का मिल रहा है 23, बिल्कुल सही। चलिए ये उसने बोला कि इस तरह से बिहेव करेगा। अब बात सही कह दी उसने, लेकिन अब बात समझने की कोशिश करना कि ट्रायड्स उसने जो बनाए वो कुछ ही बन पाए, मतलब स्पेसिफिक ट्रायड्स बन पाए, सारे ट्रायड्स नहीं बन पाए, सब एलिमेंट्स को ट्रायड्स की फॉर्म में नहीं कर पाया। और इसी वजह से डॉबिनियर का जो आपका ट्रायड क्लासिफिकेशन है, डॉबिनियर का जो क्लासिफिकेशन वो क्या हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया। बेसिकली फंडा क्या है बेटा कि आपको सारे एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो उनमें कुछ ना कुछ जो आप रूल दे रहे हो, जो आप प्रिंसिपल दे रहे हो वो सब फॉलो हो। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि कुछ का तो ट्रायड बन गया लेकिन सबका ट्रायड नहीं बना। तो जब सबका ट्रायड नहीं बना तो बाकियों ने बोला यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसी बेसिस पे हमने लेवोइजियर को गलत किया था। लेवोइजियर मेटोलाइट्स को ना मेटल्स में रख पाया ना नॉन मेटल्स में रख पाया, इसी वजह से हमने लेवोइजियर को गलत किया। तो यार तुम भी गलत ही हो। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स को तुम एक ही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। तो डॉबिनियर ट्रायड क्या हो जाता है क्लासिफाई, बिकॉज इट wasn't able to classify all the elements into triads, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या हो जाता है गलत। और डॉबिनियर ट्रायड ने बोला चलिए ठीक है, अब डॉबिनियर ट्रायड भी गलत हो गया। उसके बाद आए एक और साइंटिस्ट, थर्ड एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उन्होंने बोला कि यार केमिस्ट्री ना म्यूजिक की तरह है, बहुत ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, कभी समझ आती कभी नहीं समझ आती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम म्यूजिक से रिलेट करते हैं। अब जैसे म्यूजिक में बात करेंगे तो म्यूजिक में होते हैं 7 सुर, तो उसमें होता क्या है फर्स्ट एंड द 8th सुर आर सेम,
7 सोर्स होते हैं तो फर्स्ट एंड द 8th सोर्स विल बी सेम। वैसे इसने बोला कि हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट या द एलिमेंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू द 8th एलिमेंट बोथ विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, सॉरी 8th एलिमेंट, दिस इज द 8th एलिमेंट, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट एंड दिस इज द 9th एलिमेंट। सेकेंड एंड द 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उससे 8th एलिमेंट जो होगा उसकी उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो सेकंड एंड द 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, थर्ड एंड द 10th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। बस समझ आती नहीं आती? तो इस तरह से हमने क्लासिफाई किया कि यार इस तरह से अरेंज करते हैं इनको इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में कि फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज व्हेन यू सी इट इन म्यूजिक। जो 7 सुर होते हैं, 7वें सुर के बाद 8वां जो सुर लगता है वो पहला सुर लगता है, ठीक है। तो वैसे ही होगा, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। फिर आगे गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ इस तरह से हुई बेटा कि यहां पर देखो, तब तक हमें इनर्ट गैसेस नहीं मिली थी, और जैसे ही हमें इनर्ट गैसेस मिली इसके बाद एक इनर्ट गैस आ गई, मैं X मान लेता हूं यहां पर, वैसे नियॉन आती है ना, बट X मान रहा हूं कि X आ गई इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस आ गई, और जैसे ही इनर्ट गैस आई, जैसे ही इनर्ट गैस आई तो हुआ क्या कि आप देखो फर्स्ट के बाद ये 9th एलिमेंट हो गया, क्योंकि इनर्ट गैस को भी इन्वॉल्व करना पड़ गया। तो फर्स्ट के बाद कौन सा इन्वॉल्व? 9th। अब ऑक्टेव्स तो साथ ही होते, सुर तो साथ ही होते, तो यहां पर क्या हो गया, आप उस ऑक्टेव्स या उन सुरों के हिसाब से उसको क्लासिफाई नहीं कर पाए। आप ये नहीं बोल पाए फर्स्ट एंड द 8th सुर विल बी सेम या फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट विल बी सेम, बिकॉज यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया इनर्ट गैस पहला। इसकी वजह से ये लॉ ऑफ क्या हो जाता है, फेल। इसके बाद आता है आपके पास सेकेंड, और सेकेंड रीजन क्या था इस लॉ ऑफ फेल होने का, कि ये सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था। ये किसके लिए वैलिड था? 20 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, और उसके बाद ये वैलिड इसके नल एंड वॉइड हो जाता था। तो इसी बेसिस पे तो हमने लेवोइजियर हटाया, इसी बेसिस पे तो हमने डॉमिनेंट ट्रायड को हटाया। हमने क्या कहा? हमने लेवोइजियर को ये कहा कि भैया तुम सारे एलिमेंट्स को नहीं ले सकते तो तुम गलत हो। डॉमिनेंट को हमने ये कहा कि अगर तुम सारे ट्रायड्स नहीं बना सकते तो तुम गलत हो। तो इसने भी तो 20 एलिमेंट्स लिए, इसको भी हमने सीधा सीधा कह दिया कि जब तक तुम सारे एलिमेंट्स नहीं लेते तुम्हारा थ्योरम या तुम्हारी थ्योरी गलत है, ठीक है। और इस वजह से न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनर्ट गैसेस आई, फर्स्ट एंड द 9th एलिमेंट बिकेम सेम, एंड 20th एलिमेंट के बाद सब कुछ ही अलग हो जाता था, ठीक है। और इस वजह से न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो गया, फेल हो, ठीक है। चलिए, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद एक और साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट में साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो करें, तो यही उन्होंने काम किया कि चलो सिलेबस पढ़े बच्चों को, है ना। तो साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्ट, फोर्थ, उन्होंने था, वो क्या था, उनका नाम था लॉथर मेयर, उनका नाम था लॉथर मेयर, और उन्होंने बनाया लॉथर मेयर कर्व, उन्होंने बताया लॉथर मेयर्स कर्व, ठीक है। उन्होंने बनाया लॉथर मेयर्स कर्व। तो कर्व कैसा था पहले देखिए, उन्होंने जो कर्व बनाया बेटा, वो कर्व था बिटवीन टू पार्ट, एक था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। उन्होंने कहा कि हम इसके बीच में ऐसा कर्व बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कर्व कैसा था पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर आ जाएगी एटॉमिक वॉल्यूम ए बी, इधर आ जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ठीक है। यहां पर उसने एलिमेंट्स रखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
यहाँ पर उसने और एलिमेंट्स रखे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर उसने एलिमेंट्स रखे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, कंटिन्यूड था आगे तक, ठीक है, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। और कुछ इस तरह से उसने बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया, और इस तरह से उसने बोला कि अच्छा ये है आपका, इस तरह से ये अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है ना, ये आपका अरेंजमेंट रहेगा और आपको इस तरह से ही दिखेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि यार जो पीक्स होंगे, ठीक है ना, जो पीक्स होंगे उन पे लाई करेगा एल्कली अर्थ मेटल, जो पीक्स होंगे उन पे लाई करेगा, सॉरी, एल्कली मेटल, जो पीक्स होंगे उन पे लाई करेगा एल्कली मेटल। जो डिक्लाइन होगा, ठीक है, डिक्लाइन होगा, उस पे आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो इंक्लाइन होगा, ठीक है ना, जो इंक्लाइन होगा, ठीक है, उस पर आएगा आपका हेलोजेंस। और उसने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया कि इस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई देखो, यहां पर आप एल्कली मेटल्स बनते हैं तो यहां पर जो पीक आता है ना, वहां पर आ जाता है हीलियम। वहां पर क्या आ जाता है? हीलियम, ठीक है। और जैसे ही हीलियम आता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, पूरा पूरा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम आ गया यहां पर भाई साहब। पीक पे तो हमने बोला था क्या? एल्कली मेटल्स है, लेकिन यहां पीक पे क्या आ गया? हीलियम। एंड हीलियम इज अ नोबल गैस, ठीक है। तो लॉथर मेयर ने बोला तो ये कि पीक पे एल्कली मेटल आएगा, लेकिन खुद ही हीलियम लगा दिया और उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन का स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि आप सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से रख सको, तो एक तरीके से मिक्स में आप नहीं रख पाते, है ना। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? हीलियम। तो लॉथर मैन ने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया और उस कर्व के बेसिस पे बोला जो पीक है उसके ऊपर आएगा आपके पास एल्कली मेटल्स, जो डिक्लाइन है उस पर आएगा एल्कली अर्थ मेटल्स, और जो इंक्लाइन है उस पर आएगा हेलोजन, ठीक है। लेकिन उसका खुद ही गलत हो गया, क्योंकि एक जो सबसे पहला वाला पीक था उस पर क्या आ गया? हीलियम। और वहीं पर क्या हो जाता है? लॉथर मैन कर्व क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लॉथर मैन कर्व कुछ इस तरह से गलत हो जाता है, ठीक है। अब लॉथर मैन के बाद आए एक और साइंटिस्ट, उसने बोला चलिए आप लोगों ने बहुत बकवास कर लिया, आप लोगों ने कर लिया जितना करना था काम, अब हम इसमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन देते हैं, इसको टैबुलेशन फॉर्म देते हैं, ठीक है ना। तो टैबुलेशन फॉर्म देते हैं, और टैबुलेशन फॉर्म किसने दिया? पहला टैबुलेशन फॉर्म जो दिया वो दिया मेंडलीव्स ने। किसने दिया पहला टैबुलेशन फॉर्म? मेंडलीव्स ने। तो अब आता है आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने कहा यार हम लोग ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ली ही नहीं, किसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें? तो उसने बोला यार देखो, जो भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आर डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास के हिसाब से वेरी करती हैं। कैसे वेरी करती हैं? एटॉमिक मास। तो हम ये बोल देते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। अब इसका लाइन का मतलब क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसका लाइन का मतलब ये है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जब एटॉमिक मास रिपीट करेगा, एटॉमिक मास सिमिलर हो जाएगा, या एटॉमिक मास का एक वैल्यू के बाद जो एटॉमिक मास आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूक्लियर ऑप्टिक्स में क्या बोलता है? फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर। उसी तरीके से आफ्टर अ सर्टेन एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज विल रिपीट इटसेल्फ। तो हमने क्या बोला? एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सो अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाएं तो आफ्टर अ सर्टेन एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज विल रिपीट देमसेल्व्स, है ना। एंड इसी के बेसिस पे मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया। ऐसा दिखता था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिस इज व्हाट मेंडलीव्स पीरियोडिक लुक्ड लाइक, ठीक है। इस तरह से दिखता था। देयर वर 8 ग्रुप्स
1, say 8, and there were 7 periods from 1 to thorium. There were 7 periods and 8 groups, and this is how it looked like how Mendeleev periodic table was arranged. Now, what was there? Mendeleev periodic law said that physical and chemical properties are a periodic function of their atomic masses. So they were arranged in the increasing order of the atomic mass. So look at here: 6.74, 9.0101, 10.08, 10.8, 12.0, 14.0. So they were arranged in the increasing order of their atomic mass. Right? This is one thing. Then second, similar elements were placed in similar groups. Now look here. Sodium and potassium were placed in similar groups. This is one of the best things. So it became easy to compare. Now I can compare easily when I know कि सोडियम और पोटेशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, और जब किसी चीज़ की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको मैं एक ही ग्रुप में प्लेस कर दूं तो उनको कंपेयर करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. राइट? तो इसी वजह से बिकॉज द similar elements were placed in similar groups, it was easy for me to compare these elements. Okay. Third, and the most important thing, it left spaces. ये किस चीज़ के लिए स्पेसेस हैं? आपने न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि इनर्ट गैसेस मिसिंग होती हैं. इनर्ट गैसेस मिसिंग होने की वजह से क्या हो जाता है? हमारी जो पूरा लॉ है वो बिगड़ जाता है. लेकिन अब अगर आप इसको देखें तो इसमें इसने क्या किया कि यार हो सकता है मेरे को फ्यूचर में कोई एलिमेंट इस एटॉमिक मास का मिल जाए, तो उसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं बीच में, ताकि बाद में जब आए तो उसमें डायरेक्टली उसमें प्लेस हो जाए. इसी का एग्जांपल ये है कि उसने सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ी, ये वाली स्पेस, और इस स्पेस को बोला उसने एक्का सिलिकॉन. राइट? एंड बाद में इसमें एक एलिमेंट मिला जिसको हमने बोल दिया जर्मेनियम. सो इन स्पेसेस छूटने का बहुत फायदा ये हुआ कि आपको वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिल गए. राइट? और स्पेसिफिक एलिमेंट्स जब फ्यूचर में मिले तो आपने उसमें प्लेस कर दिया, और इसी वजह से ये नल एंड वॉइड नहीं हुआ कंप्लीटली. अब इसकी कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हैं, है ना? इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं. अब उन डिमेरिट्स में देखें तो पहली डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हमारा हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं है. ठीक है? तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिटरमाइंड नहीं है. हाइड्रोजन की पोजीशन डिमेरिट, हाइड्रोजन की पोजीशन हमारी डिटरमाइंड नहीं है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं है. उसको हम रख तो लिथियम के साथ रख देते हैं, सोडियम के साथ देते हैं, पोटेशियम के उसी ग्रुप में रख देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज आर वेरी डिसिमिलर टू लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तो हाइड्रोजन की पोजीशन वाज अननोन टू अस. सेकेंड, आइसोटोप्स. वेयर विल बी द आइसोटोप्स प्लेस? हम आइसोटोप्स को कहाँ प्लेस करेंगे? अब समझने की बात कीजिए. हमने बोला था कि इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस रखेंगे. अब मेरे पास C12, C13, C14 है, डिफरेंट एटॉमिक मास के मेरे पास कार्बन है. देयर वॉज नो प्रोविजन टू प्लेस दीज एटॉमिक मास, इन एटॉमिक मासेस को या डिफरेंट एलिमेंट्स को, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स ही हुए ना, ये है कार्बन के पार्ट. लेकिन अगर हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन मान लिया एटॉमिक मास का, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट, क्योंकि दोनों का मासेस क्या है? डिफरेंट. विच मीन्स इनका भी प्रोविजन होना चाहिए इसमें रखने का, लेकिन इसमें कोई प्रोविजन नहीं था आइसोटोप्स को रखने का. राइट? एंड द थर्ड पॉइंट वॉज इट वायलेटेड इट्स ओन रूल. ओन रूल को वायलेट किया. अब ओन रूल क्या था इसमें? इट्स ओन रूल वॉज दैट the element should be placed in increasing order of the atomic mass. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो टेलुरियम और आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, टेलुरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी टेलुरियम पहले आ रहा है, आयोडीन बाद में आ रहा है. राइट? तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव ने ये 4-5 चीजों की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो गया फेल. ठीक है? तो ये हो गया आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात. और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ साल तक चला, अच्छा लगा सबको, लेकिन वो भी गलत हो गया. तो उसके बाद आपके पास जो अभी आप पीरियोडिक टेबल यूज करते हो वो आया. ठीक है ना? जो अभी आप पीरियोडिक टेबल यूज करते हो वो आया, और वो कैसे आया वो देखते हैं. ठीक है? तो 6th मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपके पास क्या आया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया कैसे? एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसली। ये साइंटिस्ट हमारे पास मोसली नाम से, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स लिए बहुत सारे, ठीक है। उन एलिमेंट्स पे यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स डाले, फेंके, बोले मारो उसको एलिमेंट से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, और जब इसको इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया तो यहां से एक रेज निकली, एक्स रेज, ठीक है। अब ये जो एक्सरेज थी, इन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करी। क्या मेजर करी? फ्रीक्वेंसी। और ये पाया कि जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो जैसे जैसे जेड इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इंक्रीज। अब भाई साहब ये जेड क्या है? तो बेटा जेड है आपका एटॉमिक नंबर, जेड है आपका एटॉमिक नंबर। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, उससे कुछ ना कुछ रेज निकली, जो रेज निकली उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करी, और फ्रीक्वेंसी को पाया कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। व्हिच मींस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। व्हिच मींस हमने जो इनिशियली मेंडलीव में पीरियोडिक टेबल में लिया था कि पीरियोडिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, वो गलत था। हमें लेना चाहिए था द फिजिकल and chemical properties are periodic function of the atomic number, are periodic function of the atomic number। ये एक्चुअल थ्योरम था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic function of the atomic number। और यहां से इसी चीज को यूज करते हुए एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, उन्होंने कहा कि चलिए हम इसको यूज करते हुए एक नया पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, और वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। The modern periodic table looks like, it has been divided into different groups. Group 1, then you have group 2, then you have group 3, group 4, group 5, group 6 till group 18. 18 तक ये groups हैं, and then you can also say that you have divided or classified into different periods. That is first period, then you have second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, and seventh period. Now these lanthanides and actinides are also part of sixth and seventh period, but because of the different properties, they have been placed in a separate row, right? Also, these can be divided into different blocks. That is S block. This is called the S block. This is called the P block. This is called the D block, and this is called the F block. Okay? These can be divided into different blocks. When you talk about groups, when you talk about first group, when you place elements in a particular group, they have similar properties. So these elements from lithium to francium have similar properties. हाइड्रोजन की पोजीशन में जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डाउट था, हाइड्रोजन की पोजीशन में यहाँ भी डाउट है, but you can say that from lithium to francium have similar properties. Also you can say that they have similar color. So the similar color represents means similar properties. Second group, from beryllium to radium, again you have similar properties. Then you have third group, fourth group till 18th group, where you have inert gases, and these have also similar properties. So in a particular group, if an element is present in a particular group, they'll have similar properties. Okay, so this is what modern periodic table looks like. Now my suggestion would be, take out a cutoff from any newspaper or any booklet and place it in your room. इसको अपने रूम पे लगा दीजिए फॉर योर यूज। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब देखिए ये सब सारी चीजें हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, जो पुराने पीरियोडिक टेबल्स हमने देखे, उनको क्यों हमने नल एंड वॉइड किया, क्या रीजनिंग थी। हो सकता है कि आगे चल के आप लोग एक पीरियोडिक टेबल बना दें जिसमें बेटर क्लासिफिकेशन हो, बेटर वे हो क्लासिफिकेशन करने का, बेटर तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बट ये दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, दिस इज फॉर जस्ट फॉर कि आपकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहां से शुरुआत किए और कहां पर अभी हम पहुंचे हैं, ठीक है। हो सकता है आगे चल के आप कोई और मेथड, आप में से ही कोई बच्चा कोई और मेथड निकाले और उसके बेसिस पे एक नया पीरियोडिक टेबल आए, और मैं उसी चीज को पढ़ा रहा हूं कि यार मेरे स्टूडेंट ने एक नया पीरियोडिक टेबल निकाला, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको बस
ये सब चीजें देखनी थी, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजनिंग है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल यूज करने का, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा इस तरह से हमने मॉडर्न पीरियड टेबल क्लासिफाई किया, क्यों हमने मॉडर्न पीरियड टेबल उठाया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डिड इन टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। और अगले लेक्चर से अब आपका मेन पीरियड टेबल एंड प्रॉपर्टीज के बारे में शुरुआत होगी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को तो आपने, ठीक है, नोट्स बनाए नहीं बनाए कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको बस समझना था, याद नहीं करना, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान रखिए आपका फोकस 100 नहीं 200% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं अब आपके लेक्चर में और वही चीज आपको आगे चल के मदद करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।